बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 बुक्स ऑफ प्राइमरीज के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, हम लोग सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे, सबको नहीं। उसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 16। इससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं। इन विच बुक ऑफ प्राइमरी डज सेल्स ऑन अकाउंट, ये आप लोग सिर्फ कंफ्यूज हो रहे थे इस बात से। ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट से मुराद होता है ऑन क्रेडिट। ऑन अकाउंट से मुराद होता है ऑन क्रेडिट। अब अगर यहाँ पे लिखा होता ना सेल्स ऑन क्रेडिट, तो आप लोग बड़ी जल्दी से बता देते हैं कि इसने जाना है सेल्स ऑर्डर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 21 18। पहले 18 देखें भाई। ऑन 20th जुलाई गुड्स with list price of rupees 80,000 were sold. The customer has been offered 2% trade discount and 3% further discount if he pays within 15 days. तो ये सेटलमेंट डिस्काउंट की बात कर रहा है। अगर यहां पर ये वाली चीज ना होती, देखें ये क्वेश्चन का सोल्यूशन चेंज हो सकता है। ये देखें 80,000 लिस्ट प्राइस, इनिशियली ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल रहा है 2% का, तो आपने इस 80,000 का ले लेना था 98%। मतलब इसका 2% इसमें से माइनस करते हैं, इसका 2% हमारे पास आ रहा है 1600। आप ये 1600 इसमें से माइनस करें 78,400। ये आप लोगों की सेल्स रिकॉर्ड होंगी या आप लोगों की परचेजेस रिकॉर्ड होंगी। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, इसके ऊपर फिर से डिस्काउंट आया, सेटलमेंट डिस्काउंट, और वो है 3%। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो वो 3% 78,400 का हम लोग डिडक्ट करते। लेकिन जहां पर हमसे कहा गया है कि वो जो 3% आपने लेना है वो दोबारा से लिस्ट प्राइस का लेना है, तो आपने 78,400 का 97% नहीं लेना। आप लोगों ने 80,000 का 3% फाइंड करना है, और वो 3% हमारे पास आ रहा है 2,400। वो इसमें से आप लोग माइनस कर देते और आप लोगों के पास अमाउंट आ जाती 76,000। ये इस तरह से जाके सॉल्व होना था। कहते हैं इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड दैट द कस्टमर विल पे विद इन 15 डेज, मतलब डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा। तो हम लोगों ने जो उसकी अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करना है वो नेट अमाउंट के ऊपर जाके रिकॉर्ड करना है। At which amount sales would be recognized on 20th July। अगर ये वाली बात है 20th जुलाई को और कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, कस्टमर से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा, तो हम लोग नेट अमाउंट के ऊपर जाकर रिकॉर्डिंग करते और 76,000 लिखते। अगर यहां पे होता एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल नॉट पे विद इन 15 डेज, तो फिर हम लोग इस अमाउंट के ऊपर जाके रिकॉर्डिंग करते। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आ रही थी उसके ऊपर हम लोग रिकॉर्डिंग करते। एनी क्वेश्चन? और अगर ये वाली बात यहां पर ना होती, इस तरह ना होता एंड 3% फर्दर डिस्काउंट इफ ही पेज, तो फिर हम लोग 78,400 और इसका 97% कैलकुलेट कर लेते, इसका 3% इसमें से माइनस करते, और वो अमाउंट आपके पास आती 78,400 into 0.97 इज इक्वल टू 76,048। तो फिर हमारा आंसर ये बन जाता। तो जब आप लोग आई कैप के पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास एक आंसर आया, आप देखते हो कि वो मैच कर गया, और आप लोग कहते हैं क्या बात है, ये मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया। भाई अगर आप उसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते उसका सोल्यूशन भी मौजूद था उस ऑप्शन में। तो इसका ये हर किस मतलब नहीं होता कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर जो आंसर आ गया और वो आपके ऑप्शन में मैच कर गया तो आप लोग ढोल बजाने शुरू कर दो कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया है, तो वो ढोल आपके जाए हो जाती हैं। जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट कहते हैं हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, पता नहीं आई कैब ने फेल कैसे कर दिया। तो आई कैब ने ऐसे फेल किया है। क्या अगर आप लोग सपोज लिस्ट प्राइस को इग्नोर कर देते और वो 3%, बाय रूल यही होता है कि हमेशा अमाउंट ड्यू के ऊपर सेटलमेंट डिस्काउंट दिया जाता है, बाय रूल यही है।
लेकिन उसने कहा है कि भाई मैंने अमाउंट ड्यू के ऊपर डिस्काउंट देना ही नहीं है, मैंने लिस्ट प्राइस का 3% डिस्काउंट देना है, तो फिर हमारे पास आंसर 76,000 बनता है। ऑल राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट 21. In the books of Fezan, Samad has a debit balance of rupees 3,000 and credit balance of rupees 1,500. In the books of Fezan, सरमद उसका रिसीवेबल भी है और सरमद उसका पेबल भी है फैजान के लिए। और जब उसने कहा ना डेबिट बैलेंस, इट मींस दैट ये फैजान का एसेट है, तो ये फैजान के लिए रिसीवेबल है 3,000 रुपीज, और फैजान के लिए पेएबल है, जो क्रेडिट बैलेंस है वो उसकी लायबिलिटी है, वो उसके लिए पेएबल है। और फैजान के लिए जो पेएबल हमारे पास मौजूद है वो 1,500 मौजूद है। ये बात क्लियर? अब देखो कहते हैं सरमद हैज रिक्वेस्टेड टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस विद क्रेडिट बैलेंस, तो वो उसने कहा है कि आप इस बैलेंस को एडजस्ट कर दो। आपने जो मेरे मैंने मतलब, अब अगर हम लोग सरमद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सरमद ने 3,000 रुपये पे करने हैं और 1,500 रुपये रिसीव करने हैं सरमद ने। तो सरमद ने कहा है कि यार जो मैंने आपसे 1,500 रुपये लेने हैं ना, वो मेरे बैलेंस के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। तो आप लोगों ने जाके कॉन्ट्रा सेटलमेंट रिकॉर्ड करनी है। तो कॉन्ट्रा सेटलमेंट हम लोगों ने कहा था कि हमेशा स्मॉलर अमाउंट के साथ होगी, तो 3,000 के साथ नहीं होनी, 1,500 के साथ होनी है। तो ये वाले दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, ये हमारा आंसर नहीं हो सकते। सी और डी में से तो हमारे पास जो कॉन्ट्रा सेटलमेंट होती है वो होती है पेएबल्स टू रिसीवेबल। तो यहां पर देखो अकाउंट रिसीवेबल टू पेएबल कर रहा है, तो ये गलत हो गया और ये ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट 21 के बाद 32, 31, इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं? Samreen has made following transactions during current week. Sales rupees 15,000, out of which 4,000 और on cash। तो इनमें से ही 4,000 की कैश पर है, तो मतलब 11,000 ऑन क्रेडिट है। फिर कस्टमर पेड रुपीज 1,800 आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 2%। तो ये जो अमाउंट है ये 98% है, उसने अपनी फुल अमाउंट हमें पे नहीं की। रेंट पेड रुपीज 100। What is the total of receipts column of cash book? अब आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना था कि कैश बुक की रिसीट साइज पर कितना जाएगा। तो यहां से जाएगा आपके पास ये 4,000, ये कैश बुक की रिसीट साइज पे जाएगा। साथ में ये जो 800 आपने रिसीव किया, ये भी कैश बुक की रिसीट साइज पर जाएगा, डिस्काउंट्स को यहां पर नहीं लेना। जबकि पे ये 100 पेमेंट साइड पर है, तो आपने इसमें से लेस नहीं करना, उसने आपसे रिसीट साइड का टोटल पूछा है बस। उसने ये नहीं कहा कि रिमेनिंग बैलेंस कितना है आपके पास कैश का, तो आपने सिंपली उसे बता देना था 4,800 ना के 4,700। तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं जैसे कैश बुक का उसने टोटल पूछा कैश बुक का तो 4,700 बताते हैं, उसने सिर्फ रिसीट साइड का टोटल पूछा तो रिसीट साइड का टोटल 4,800 है। ऑलराइट, यहीं पे अगर पेमेंट साइड का टोटल पूछ लेते तो फिर 100 रुपीज हम उन्हें बताते। अगर कैश बुक का बैलेंस पूछ लेते तो फिर 4,700 बताते। क्लियर? नेक्स्ट, Sufyan has purchased certain goods on credit from Aliyan. सुफियान ने परचेजेस की और आलियान की तरफ से सेल्स हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स was rupees 10,000. ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% was allowed। तो हम लोग 10,000 की ना तो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे और ना ही अपनी परचेजेस 10,000 पे जाएंगी। तो इसका 98% हम लोग फाइंड करें तो 9,800 आ जाएगा।
कि जो नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है वो 9800 आफ्टर 2% डिस्काउंट। यहां तक की बात क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखो, कहते हैं ऑलियन ऑल्सो ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन अमाउंट ड्यू। अब यहां पर देखो लिस्ट प्राइस नहीं है, मतलब 9800 का 1% डिस्काउंट मिलना है, 10,000 का 1% नहीं मिलना। ये 10,000 का 1% बनता है हमारे पास 100 रुपीज, जबकि 9800 का 1% हमारे पास बनता है 98 रुपीज। अब देखें, इफ द अमाउंट ड्यू इज पेड विद इन 10 days, सुफियान अवेल द डिस्काउंट। अब हम लोगों ने ट्रांजैक्शन बतानी है, कहते हैं फॉर रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजैक्शन बाय। अच्छा मुझे बताएं, सुफियान ने सेल्स रिकॉर्ड करनी है या परचेजेज रिकॉर्ड करनी है? सुफियान ने परचेजेज रिकॉर्ड करनी है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेटलमेंट डिस्काउंट उस टाइम तक रिकॉर्ड ना करो जब तक के पेमेंट ना कर दो। तो अपनी आप लोगों ने जो परचेजेस हैं वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर फाइंड रिकॉर्ड करनी होती है। 9800 की परचेजेस रिकॉर्ड होंगी, पेएबल भी 9800 पे जाएगा। लेकिन जब पेमेंट करने लगोगे उस टाइम पर देखेंगे कि डिस्काउंट को अवेल कर रहे हो या नहीं कर रहे। ये बात समझ आ गई? ये बात क्लियर है? कहते हैं विच बुक ऑफ प्रोमेट्री और इन्वॉल्व एंड एट व्हाट अमाउंट फॉर रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजैक्शन बाय सुफियान। बस आपने ये बात देखना है कि आप अकाउंटेंट किसके हैं, सेलर के हैं या बायर के हैं। तो यहां पर अगर देखें तो बायर के हैं, हम लोगों ने अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड करना है, तो परचेजेस ऑन क्रेडिट है, तो सिर्फ परचेज दे बुक और उसमें 9800 और बस यही कुछ अभी रिकॉर्ड होना था। पेमेंट के टाइम पर देखा जाता कि हम लोगों ने कौन कौन सी, अगर बात करें सिर्फ गुड्स की डिलीवरी की, तो हम लोगों ने सिर्फ परचेज डे बुक रिकॉर्ड करनी है, परचेज डे बुक में जाना है और 9800 के साथ रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब हम लोग पेमेंट करने लगेंगे, सुफियान ने जब पेमेंट करनी है तो उसने ऊपर बता दिया कि उसने डिस्काउंट को अवेल करना है, उस सूरत में उसने कैश बुक में जाना है, कैश बुक की पेमेंट साइड पर। लेकिन अब 9800 पे नहीं करेगा, तो कैश बुक की पेमेंट साइड पर जाकर उसने कितनी अमाउंट पे करनी है, डिस्काउंट को अगर अवेल कर जाए तो 98 का उसे वो डिस्काउंट मिल जाना है, 9702 रुपीज पे कर देगा और 98 रुपीज डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में जाके रिकॉर्ड करेगा। ये बात क्लियर? ऑप्शंस में देखो, कहते हैं परचेज डे बुक 10,000। भाई ये तो वैसे ही गलत है, 10,000 वाली बात ये तो किसी सूरत में नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी मौजूद था, तो इसको आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं परचेज डे बुक रुपीज दिस, नहीं ये बात भी गलत है। अच्छा, और कैश बुक रुपीज 9702। अच्छा, डिस्काउंट के लिए हम लोग अलग से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा देखो, परचेज डे बुक कहता है 9800 से, कैश बुक डिस्काउंट कॉलम 98 से एंड पेमेंट कॉलम 9702। क्या ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लग रही? तो यही इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास। ऑल राइट, सुफियान की तरफ से सेल्स तो हुई नहीं, तो जैसे ही सेल्स पढ़ी इसको हम लोगों ने इस वजह से कैंसिल कर दिया कि ये सेल्स नहीं है, हमारे पास परचेज है। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कहते हैं बिजनेस मेंटेन्स पेटी कैश under impress system. The impressed amount is rupees. During a month, payment totaling rupees 300 were made. 500 का impress system था, उसमें से 300 की पेमेंट हो गई, मतलब एक्सपेंसेस हो गए। तो अब दोबारा इस इम्प्रेस सिस्टम को बहाल करने के लिए हम उसे दोबारा से ये अमाउंट पे कर देंगे, तो इम्प्रेस सिस्टम दोबारा से आ जाएगा। तो ये बात आपको बताई गई थी कि जितने आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप उतनी ही दोबारा से पेमेंट कर दिया करें, तो आपका इम्प्रेस सिस्टम फिर दोबारा से मेंटेन हो जाता है। क्लियर? Which of the following statement describe the nature of weekly impress system for petty cash? अब देखें, कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वीकली पेटी कैश एक्सपेंस इज डिफाइंड, मतलब कहा जा सकता है, लेकिन अब इसमें से ना मैंने जो बेस्ट ऑप्शन है ना उसको चूज करना है।
पैटी कैश के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? अच्छा ये बात मतलब यार अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होने होंगे तो अगले 2-3 दिन हम लोग ऐसे ही गुजार देंगे कि हमारा इम्प्रेसिव खत्म हो गया, आज हम लोग चाय नहीं पियेंगे, ऐसे ही है। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये अलग बात है कि लिमिटेशन रखी जा सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसके 2-3 दिन हम लोग ऐसे ही गुजरवा दें क्योंकि उसने पैसे जल्दी खत्म कर दिए थे, ऐसी बात नहीं होती। कहते फॉर मेंटेनिंग अ फिक्स्ड फ्लोट एन अमाउंट इक्वल टू वीकली एक्सपेंसेस इनकर्ड इज रीइंबर्स। कुछ कुछ बात ठीक है कि किस्म की फिक्स्ड अमाउंट हम लोग कर देते हैं और वीकली जितने भी एक्सपेंसेस होते रहते हैं वो हम लोग उसको रीइंबर्स कर देते हैं। फिक्स्ड अमाउंट प्रॉपर ऑथोराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस। मतलब ऐसी बात नहीं है, पर इसके लिए कोई प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं होती, वो उसकी पेटी कैश के एक्सपेंसेस उसकी लिमिटेशंस के अंदर आ रहे होते हैं। हाँ अगर वो उनसे कोई ज्यादा हैवी एक्सपेंस करने जा रहा है तो वो फिर हमसे पूछेगा। लेकिन आप ये देखो कि उसको हमने 5,000 रुपए दिया हुआ है, क्या 10,000 रुपए का जाके एक्सपेंस करेगा? उसके पास है ही नहीं, वो मजबूर है आके पहले ही पूछेगा कि भाई ये मेरी अथॉरिटी में है ही नहीं इतना बड़ा एक्सपेंस, ये कोई और करेगा। बिजनेस ट्रांसफर्स एन इक्वल अमाउंट और टू पेटी कैश बैलेंस एट रेगुलर इंटरवल्स, ये नहीं, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस होती रहती है। जितने आप एक्सपेंसेस करोगे उतने पेटी कैश को ट्रांसफर कर दोगे। अच्छा अब इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा लग रहा है? बेटा ये इसका करेक्ट आंसर है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से क्विकली जंप नहीं कर जाना, सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ो, बाकी गलत क्यों है ये जज करो तो ठीक वाले का पता चल जाता है। ओके नेक्स्ट देखो हमारे पास 35 करने। A business made following transaction during a certain period, credit purchases 12,000 की, out of which 2,000 were rejected। अब ये हमारे पास बेसिकली परचेजेज रिटर्न है 2,000 रुपीज की, and subsequently returned to the supplier. Supplier allowed a discount of 1% on settlement of amount। अब ये जो 1% है ये 12,000 का नहीं है, ये 10,000 का 1% होना है अमाउंट ड्यू का। फिर क्या कहता है? What is the net amount of cash paid to the supplier and the amount of net purchases to be reported in financial statement। तो नेट अमाउंट हम लोग अपने सप्लायर को कितनी पे करेंगे? 12,000 माइनस 2,000 जो परचेज रिटर्न था इज इक्वल टू 10,000। 10,000 पर 1% डिस्काउंट मिल गया जो कि हमारे पास 100 के इक्वल होता है, तो हम लोग पे करेंगे 9,900। तो परचेजेज नेट भी 9,900 है, नेट अमाउंट ऑफ परचेजेज भी 9,900 है। और नेट अमाउंट परचेजेज फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग कहते रहते हैं 12,000 ग्रॉस परचेजेज, इसमें से लेस कर दो परचेजेज रिटर्न और इसमें से लेस कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट 9,900। अब देखिए भाई ये 10,000 अमाउंट पेड डिस्काउंट है, तो भाई ये वाला आंसर तो नहीं आने वाला। ये 10,000 अमाउंट पेड, ये आंसर भी नहीं आने वाला। 9,900 पेड, 9,900 नेट परचेजेज, ये बात सही है। अब यहां पर अगर देखो तो 2,000 की तो परचेजेज रिटर्न हो गई थी, तो हम अपनी नेट परचेजेज 11,880 कैसे लिख सकते हैं? तो ये बात इसलिए गलत हो गई। राइट जी 36 तो नहीं करना ना जी। नेक्स्ट बोले, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब हमारे जी कौन सा 42, which of the following items will be debited to payables account in journal entry। अच्छा अब देखो पेएबल्स अकाउंट में डेबिट करना है हम लोगों ने, तो आप खुद सोचो, देखे पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होनी है? पेएबल्स अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। उसने क्या पूछा है? पेएबल अकाउंट को डेबिट कौन करेगा? तो ये डेबिट कर देगा। ऑलराइट कैश परचेजेज, इसकी एंट्री क्या होती है हमारे पास? परचेजेज टू कैश, कहीं पे पेएबल आया नहीं, ना इसने डेबिट करना है ना इसने क्रेडिट करना है।
फिर देखो कहते हैं रीफंड फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर, क्रेडिट सप्लायर से रीफंड हम लोगों ने ले लिया। तो रीफंड लेना क्रेडिट सप्लायर से तो बैंक को डेबिट करेगा, वह हमने सेल्स परचेज रिटर्न की, उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिल गए रीफंड, तो बैंक को डेबिट करेगा और पेबल्स को क्रेडिट करेगा। लेकिन उसने तो डेबिट का पूछा था, क्रेडिट का पूछता तो सी ऑप्शन ठीक हो सकता था। कहता है बैलेंस ड्यू के अगेंस्ट, नहीं बैलेंस ड्यू के अगेंस्ट डेबिट नहीं किया जाता, ये लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट किया जाता है बैलेंस ड्यू के अगेंस्ट। तो ऑप्शन ए मोस्ट अप्रोप्रिएट। सिर्फ यही एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमारा पेबल अकाउंट डेबिट हो रहा था, बाकी किसी में ऐसी सिचुएशन नहीं। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? 36 यहां से कोई बोला था साथ मेंटेन्स एन इंप्रेस सिस्टम ऑफ पैटी कैश। जिस दिन मैंने पैटी कैश बढ़ाया था तुम थी? पक्की बात है? Float is maintained at rupees 1000 during Feb 2019. Sadia has made payment of rupees 650 at the end of Feb. It is decided to increase float by 100. What amount is needed to achieve the required float? 650 जो पेमेंट हुई वो, और 100 रुपीज से जो फ्लोट को इंक्रीज कर रहे हैं वो, तो टोटल 750 पे करेंगे, राइट? और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स आई होप कि आपको अब बहुत अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, और इसके बाद आपके साथ टेस्ट की डिस्कशन भी हो जानी है।